मूवी की शुरुआत न्यू ईयर्स ईव पर बाल्टीमोर में हुई। शहर में कई पार्टीज फुल स्विंग में चल रही थी। लोग ड्रिंक कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अचानक सेलिब्रेशन हॉरर में बदल गया जब एक मिस्टीरियस स्नाइपर ने दूर से गोली चलाकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह रूथलेस था। कई बिल्डिंग्स पर फायर किया और जो सामने आया उसे मार दिया। थोड़ी दूर पर एक रूकी पुलिस ऑफिसर एलेनोर एक कैफे में ओनर और एक ड्रंक कस्टमर के बीच छोटे झगड़े में उलझी हुई थी। तभी उसे अर्जेंट कॉल मिली जिसमें सभी ऑफिसर्स को नॉन क्रिटिकल केस को छोड़कर नियर बाय प्लाजा पहुंचने का ऑर्डर था। एलेनोर तुरंत निकल पड़ी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्नाइपर ने 25 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें 17 की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो एक हाउस पहुंची जहां एक टीनेजर को खिड़की से गोली लग गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सारी बुलेट्स 17th फ्लोर अपार्टमेंट से चली थी। जैसे ही ये मालूम हुआ वही अपार्टमेंट अचानक ब्लास्ट हो गया। बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा कर भागने लगे। इसी दौरान एलेनोर ने भीड़ में शूटर को पकड़ने की उम्मीद में फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाद में उसे कोई तो सबूत मिले। पुलिस और फायर फाइटर्स आग लगी हुई बिल्डिंग में घुस गए। एलेनोर भी उनके साथ थी। एक्सप्लोडेड अपार्टमेंट में जाके पता चला कि वहाँ कोई नहीं मरा, मतलब शूटर ऑलरेडी वहाँ से भाग गया था। स्मोक की वजह से एलेनोर को सांस लेने में दिक्कत हुई और वो बेहोश होने लगी, लेकिन डिटेक्टिव मैट ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे संभाल लिया। थोड़ी देर में FBI चीफ इन्वेस्टिगेटर लमार आ गया। टीम ने बताया कि फ्लैट एक नॉर्वेजियन आदमी का था जो ओस्लो में रहता था। ये अपार्टमेंट उसे डेब्ट रिपेमेंट में मिला था और वो इसे बेचने की कोशिश में था। सीन कट हुआ पुलिस स्टेशन पर जहां लमार ने इन्वेस्टिगेशन की पॉइंट्स टीम को समझाया। उसने डिप्यूटी गवर्नर कैप्टन को हाईवेज बंद करने का सजेशन दिया ताकि किलर भाग न सके, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। उसके मुताबिक पब्लिक इससे पैनिक करेगी और उससे गवर्नर की इमेज खराब हो जाएगी। बाद में एलेनोर और एक कॉप किलर के बारे में बात कर रहे थे। लैमरिश ने उन दोनों की बात सुन ली और एलेनोर से उसके थॉट्स पूछे। एलेनोर ने कहा कि किलर शायद अपने अंदर का रिलीफ पाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तो उसने 29 लोगों को मार दिया और मारता ही चला गया, वरना वो 2 के बाद भी रुक सकता था। लैमरिश ने पूछा फिर ज्यादा क्यों नहीं मारे? एलेनोर ने जवाब दिया शायद उसका रात का अर्ज खत्म हो गया हो। एलेनोर ने ये भी कहा कि किलर दोबारा अटैक करेगा, जो लैमरिश को सोचने पर मजबूर कर गया। अगली सुबह एलेनोर को सुपीरियर का कॉल आया। लमार तुरंत मिलना चाहता था। वो कैफे पहुंची जहां लमार फिर से कैप्टन से आर्ग्यू कर रहा था, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने से अब भी इनकार कर रहा था। कैप्टन गुस्से में चला गया। लमार ने एलेनोर को FBI टीम ज्वाइन करने को ऑफर दिया। एलेनोर हैरान रह गई, जिस पर लैमरिश ने समझाया कि ये सिर्फ उसकी शार्प इंसाइट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसका सोचने का तरीका किलर की तरह थोड़ा मेस्ड अप लगता है। वो किलर की तरह सोच सकती है, इसीलिए इस केस में उन्हें उसकी बहुत मदद मिलेगी। तभी डिटेक्टिव मैक वहां आ गया और लैमरिश ने अनाउंस किया कि अब से तीनों एक टीम के रूप में काम करेंगे। अगला सीन मॉर्ग का था, जहां तीनों ने विक्टिम्स के 29 लाइफलेस बॉडी देखी और एक ठंडी सी ड्रेड लहर उन पर छा गई। उन्हें समझ आया कि किलर हाईली स्किल्ड था, शायद मिलिट्री ट्रेन्ड, क्योंकि एक आम इंसान इतने लोगों को इतनी प्रिसीजन से नहीं मार सकता। लमार ने नोटिस किया कि विक्टिम्स अलग अलग रेस, एज और जेंडर के थे। कोई क्लियर पैटर्न या कनेक्शन नहीं था। तभी एक ऑफिसर फौरन अंदर आया और शॉकिंगली इन्फॉर्म किया कि कॉप्स ने किलर को ढूंढ लिया है। सीन शिफ्ट हुआ जहाँ स्वेट टीम एक बिल्डिंग के सराउंड करके खड़ी थी। FBI एजेंट फ्रैंक ने बताया कि सस्पेक्ट एक टीनेज लड़का था जो उस अपार्टमेंट के ऊपर रहता था जो ब्लास्ट हुआ था। पुलिस क्वेश्चनिंग के दौरान उसने खुद को लॉक कर लिया और धमकी दी कि सबको मार देगा। फ्रैंक ने ऐड किया कि लड़का ADHD से सफर कर रहा था, बुलिंग के कारण स्कूल मिस करता था, दिन भर आतंकवादियों की वीडियोस देखता था, वायलेंट वीडियो गेम्स का ऑब्सेस्ड प्लेयर था और लास्ट समर उसके अंकल ने उसे गन क्लब ले गए थे। इतने सब के बाद भी लमार को नहीं लगा कि ये लड़का किलर हो सकता है। एलेनोर ने पॉइंट किया कि एक्सप्लोड अपार्टमेंट में एक मैट्रेस पड़ा था। अगर किलर ऊपर ही रहता था तो मैट्रेस वहाँ क्यों होता? फ्रैंक ने ये बात इग्नोर कर दी और स्वेट टीम ने दरवाजा तोड़कर टीनेजर के सामना किया। लड़के ने पैनिक में आकर अपने बेडरूम की खिड़की से जंप कर दिया और गिरते ही मर गया। इस ट्रेजेडी के बाद पुलिस को पता चला कि उस लड़के के पास कोई वेपन था ही नहीं। फॉल्स लीड निकली, लेकिन इसमें उस लड़की की जान चली गई। फ्रस्ट्रेटेड लमार ने डिसाइड किया कि अपार्टमेंट के ओनर द्वारा 2 साल पहले हायर किए गए पेंटर से कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि उनके पास उस वक्त कीज थी। रोडनी, हैनेस और डिमित्री क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए गए। न्यू ईयर्स ईव पर अपना अलग अलग एलिबाई उन्होंने दिया।
रोडनी रिलैक्स लग रहा था, लेकिन हेनेस और डिमित्री मर्डर एक्यूजेशन पर गुस्से में थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद एक मॉल में, जहाँ एक ओल्ड मैन शर्ट ट्राई कर रहा था। जब उसने दूसरी शर्ट ट्राई करने लिए एक और आदमी फिटिंग रूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन कंप्लेन करने लगा कि उसके कपड़े मिसिंग हैं। मॉल के बाथरूम में एक मिस्टीरियस आदमी अपने आप को बॉडी वॉश कर रहा था, वही उसके कपड़े चुरा ले गया। एक और आदमी ने उसे देखा, डिस्गस्ट फील किया और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। सिक्योरिटी बाथरूम में पहुंची, लेकिन थीफ ऑलरेडी निकल चुका था। वो कैफेटेरिया में पकड़ा गया जब लेफ्ट ओवर फूड चुराने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स उसे बैग खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रहा था। तभी अचानक Open the bag. Open the bag. Fuck. दूसरी जगह एलिनोर गन शॉप में ओनर से किलर के वेपन के बारे में बात कर रही थी जब उसे एक हॉरिफिक इंसिडेंट का कॉल आया। मॉल पहुंचते ही उसका दिल डूब गया। जगह पर सिविलियंस और ऑफिसर की डेड बॉडी बिखरी पड़ी थी। सिक्योरिटी रूम में लैमरिज और मैक ने सीसीटीवी फुटेज देखा। किलर थिन, वाइट और 6 फुट ऊंचा था, लेकिन हर फ्रेम में उसका चेहरा हुड से छुपा हुआ था। उन्होंने देखा कि बाथरूम जाने से पहले उसका एक शर्ट था जो डीएनए एनालिसिस के लिए कलेक्ट करने का डिसाइड हुआ। एलिनोर ने यहाँ भी ध्यान दिया कि वो किलर मॉल किल करने नहीं बल्कि फूड, क्लोथ्स और क्लीन अप करने आया था। प्लेट में उसने सिर्फ वेजिटेबल्स उठाए थे, मतलब वो वेजिटेरियन लग रहा था। लमार ने हाईलाइट किया कि उसने फ्लॉलेस किलिंग की थी, जिसे आर्मी ट्रेनिंग के साथ स्किल शूटर्स के बीच पला बड़ा हो। फुटेज में किलर को ट्रैश कैन में ग्रेनेड रखते देखा गया, जिससे एक साथ कई ऑफिसर्स मर गए। कॉप्स बाथरूम से उसके डम्प्ड क्लोथ नहीं पा सके क्योंकि गार्बेज ट्रक उन्हें ले जा चुका था। कोई भी होप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैक और एलिनोर लैंडफिल में गए और रैश के माउंटेन्स में कपड़ों को ढूंढने लगे। वही लामार अपने सुपीरियर्स के प्रेशर में था, जो सिर्फ गवर्नर की इमेज बचाने में इंटरेस्टेड थे। मैक और एलिनोर वापस आए किलर के कपड़े लेकर, सबके लिए छोटी सी होप की किरण लेकर। तभी एक न्यूज एंकर ने मॉल इंसिडेंट का फुटेज ब्रॉडकास्ट कर दिया। व्यूअर से अपील की कि अगर किलर के बारे में कोई लीड हो तो उन्हें कांटेक्ट करें। एलिनोर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पेंटर्स पर जारी रखी और रोडनी के बैंक स्टेटमेंट देखकर उसे शॉक लगा। रोडनी एक ही टाइम पर मल्टीपल जॉब्स कर रहा था। लैब से किलर का शर्ट का रिजल्ट आया, जिसमें ब्रिटल हेयर्स के ट्रेसेस मिले, जो यूजुअली उन लोगों में होते हैं जिन्होंने सीरियस हेड इंजरी से सफर किया हो। टीवी पर कॉल्स आने लगे। एक आदमी ने अजीब तरीके से बात की, कहकर कि वो किलर सोल्जर पर प्राउड फील करता है। उसने रिवील किया कि वो इनविजिबल आर्मी नाम के ग्रुप का मेंबर है जो रिग्ड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। जब एंकर ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया तो कॉलर ने धमकी दी कि वो उसे मार देगा और उसकी बेटी को टारगेट करेगा जो अपने कॉलेज टाउन में थी। वो किलर के बारे में काफी डिटेल्स जानता था, इसलिए एफबीआई ने कॉल ट्रेस करके उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया। बिना वक्त गवाए एफबीआई स्वॉट टीम के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कॉलर एनआरए गन एडवोकेसी ग्रुप का मेंबर था और गवर्नमेंट, लिबरल्स और ज्यूज से नफरत करता था। एफबीआई ने उसका नाम, कार लोकेट करके उसका पीछा करना शुरू किया। लमार और एलिनोर हैरान थे क्योंकि किलर एक लोनर था, किसी ग्रुप या आइडियोलॉजी से लिंक्ड नहीं था। फिर भी सुपीरियर्स और गवर्नर को ऑर्डर फॉलो करना उनकी मजबूरी थी। थोड़ी देर बाद कॉलर और उसके दोस्त ट्रक से उतरकर एक स्टोर में गए, हंस रहे थे और ब्रैग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने न्यूज एंकर को इंसल्ट किया और कॉप्स को डरा दिया। एलिनोर और मैक अंडरकवर स्टोर में गए और उनका पीछा किया। एलिनोर ने क्वाइटली कुछ सिविलियंस को वार्न किया और निकलने को कहा, लेकिन एक ओल्ड मैन ने सुन नहीं पाया और ऊंची आवाज में दोबारा पूछा। उसकी आवाज एक ठग ने सुन ली, जो तुरंत सस्पिशियस हो गया। तभी और ऑफिसर्स वहां आकर उन पर गन पॉइंट कर दी। फियर्स गन फायर एक्सचेंज में ज्यादातर ठग्स मर गए। सिर्फ एक बचा जिसने एक ऑफिसर पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन स्टन गन से टेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट होने पर उसने शॉकिंग बात कही, ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। इनविजिबल आर्मी जैसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। अगले दिन डिसिप्लिनरी कमेटी ने लमार पर इनकम्पिटेंस और पुअर डिसीजंस के एक्यूजेशन लगाए, कहकर कि उनके एक्शंस की वजह से कई लोग मरे। लमार ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये उनका डिसीजन नहीं था, लेकिन सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि चार्ज में होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उसने ये भी पॉइंट किया कि लमार ने एलिनोर को रिक्रूट किया, जो पहले एफबीआई द्वारा रिजेक्ट हो चुकी थी और एडिक्शन का पास रखती थी। लमार ने एलिनोर का डिफेंस किया, लेकिन क्लियर था कि ऑफिशियल्स बस एक स्केपगोट को ढूंढ रहे थे। मीटिंग के बाद लमार और एलिनोर दोनों को केस से हटा दिया गया। घर लौटकर एलिनोर टूट गई। पूरी तरह उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो रात में रोडनी से मिलने निकल पड़ी। उसने सीधा पूछा कि वो मल्टीपल जॉब्स कैसे मैनेज कर रहा था, इसे इम्प्लाई करते हुए कि शायद उसने काम का आउटसोर्स किया
किया होगा, उन लोगों को जिसमें से कोई किलर हो सकता था। रोडनी ने पहले डिनाई किया, लेकिन जब उसकी वाइफ ने चिल्लाकर ट्रूथ बोलने को कहा तो उसने कन्फेशन कर दिया। बाद में एलिनोर ने लैम्ब्रिज को बुलाया और रोडनी ने बताया कि वो इमिग्रेंट्स, एक्स-कॉन्स और ऐसे लोग को हायर करता था जिन्हें कोई नहीं रखता, उन्हें कम पैसे देता था लेकिन हर दिन लंच खुद ले जाता था। एक आदमी से जिक्र किया, डीन, जो कि वीगन था, डेयरी और मीट नहीं खाता था। जब रोडनी ने रीजन पूछा तो डीन ने बताया कि वो स्लाउटर हाउस में काम करता था और उसके बाद मीट छोड़ दिया। रोडनी ने घबराकर कहा कि डीन का हाइट और बिल्ड मॉल शूटर के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता था। ये सुनते ही ऑफिसर्स ने तुरंत एक स्केच आर्टिस्ट बुलाया और रोडनी ने डीन का पोर्ट्रेट बनाने में मदद की। टाउन में सिर्फ 3 स्लॉटर हाउस थे, तो ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि वो हर एक जगह जाएंगे किलर की तलाश में। वर्कर्स को स्केच दिखाया और पूछा कि कोई इसे पहचानता है या नहीं, लेकिन पहले 2 जगह कुछ नहीं मिला। तीसरे लोकेशन पर एक ओल्ड वुमन ने तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि ये डीन पोसी है। उसके हिसाब से डीन एक इंट्रोवर्टेड और हार्ड वर्किंग आदमी था जो कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता था, लेकिन एक सुपरवाइजर अलोन्जो उसके ऑडली शेप्ड हेड का मजाक उड़ाता था। फिर एक दिन हैमबर्गर सेक्शन में अपनी लास्ट शिफ्ट के दौरान अलोन्जो एक हॉरिफिक एक्सीडेंट में मर गया। डीन ने बोला कि अलोन्जो मीट ग्राइंडर में गिर गया था, लेकिन सबको पता था कि ये इंटेंशनल मर्डर था। डीन को जेल भेजा गया, लेकिन वो सिर्फ 2 साल में रिलीज हो गया। बाद में एलिनोर ने डीन की फाइल पढ़ी और पता चला कि उसके फादर आर्मी में थे और शूटिंग इंस्ट्रक्टर भी। उसकी पैरोल को सपोर्ट करने के लिए उसके फादर के आर्मी फ्रेंड्स ने लेटर लिखे थे। बचपन में डीन के सिर में गोली लगी थी, जिससे वो बच तो गया था, लेकिन सीवियर हेड ट्रॉमा के साथ। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि डीन के नाम पर कोई क्रेडिट कार्ड, होम एड्रेस या सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं था, मतलब वो एक घोस्ट की तरह जी रहा था। थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स डीन की माँ के घर पहुँचे। एलिनोर ने मैक को बैकअप के लिए कॉल करने का सोचा, लेकिन लमार ने मना किया क्योंकि FBI आती तो ऑपरेशन बिगड़ सकता था। तभी मिसेस पोसी घर आई और ऑफिसर्स ने उन्हें डीन के बारे में सवाल किए। वो अपने बेटे के एक्शंस के बारे में जानती थी, लेकिन कॉपरेट करने से डर रही थी। लैम ने अश्योर किया कि वो डीन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने ऑफिसर्स को अंदर बुलाया। मिसेस पोसी ने बताया कि लास्ट टाइम उसने डीन को पेंडेमिक के दौरान देखा था। डीन एक हैप्पी स्मार्ट बच्चा था, लेकिन जब वो 6 साल का था उसके फादर ने गलती से उसके सिर में गोली मार दी। वो बच तो गया, लेकिन इनका भी पहले जैसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने दुनिया से नफरत करनी शुरू कर दी और सोशल आइसोलेटेड हो गया। उसके फादर उसे आर्मी के लिए ट्रेन करते थे, लेकिन तब उसमें उतनी वायलेंस नहीं थी, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तभी एलिनोर ने खिड़की से देखा कि 2 चाय के कप और एक आदमी की शर्ट बाहर लटकी हुई थी। दूर एक छोटा शेड भी था। उसने लैम को वॉर्न करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। डीन ने शेड से गोली चलाई और लैम को तुरंत मार दिया। मिसेस पोसी ने एलिनोर को हिलने से मना किया और कहा कि वो भी मर जाएगी। उसने अपनी प्रॉमिस याद दिलाई कि डीन को जिंदा रखना है। एलिनोर ने अपना फोन और गन मिसेस पोसी को दे दिया ताकि वो डीन को समझा सके। मिसेस पोसी ने शेड के बाहर जाके अपने बेटे से सरेंडर करने की रिक्वेस्ट की। उसने बोला कि एलिनोर उसकी मेडिकल हिस्ट्री का यूज करके उसे जेल से बचाने में मदद करेगी, लेकिन डीन चुप रहा। गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर मिसेस पोसी ने अपनी जान ले ली। ये देखकर डीन रिग्रेट में घर के अंदर आया। गन हाथ में लेके उसने बताया कि उसका गुस्सा पर्सनल ग्रज की वजह से नहीं, बल्कि मॉडर्न सोसाइटी से नफरत की वजह से है। एलिनोर ने कहा कि वो समझ सकती है, क्योंकि कभी कभी उसने भी ऐसा महसूस किया है। लंबी बातचीत के बाद डीन ने ट्रस्ट करना शुरू किया और बोला कि वो अपनी माँ के पास जाके लेटना चाहता है। उसने रिक्वेस्ट की कि एलिनोर उसके सो जाने के बाद उसे गोली मार दे और बॉडी को जला दे ताकि न्यूज में उसकी तस्वीर ना आए। एलिनोर एग्री करती है, लेकिन तभी एक पुलिस कार आ गई। डीन को लगा उसने धोखा दिया है, तो उसने राइफल उठाकर उसे मारा और शेड के बेसमेंट में बांध दिया। बाहर एक ऑफिसर ने दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया, लेकिन डीन ने तुरंत गोली चला दी। दूसरा ऑफिसर बैकअप कॉल करने लगा, लेकिन वो भी मर गया। जल्द ही एरिया पुलिस से घेर गया। एलिनोर ने डीन से रिक्वेस्ट की कि वो ये सब बंद कर दे। उसने उससे प्रॉमिस किया कि वो कॉप्स को हैंडल कर लेगी। पुलिस इम्पेशेंट हो गई और फायर करने वाली थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस केओस का फायदा उठाकर एलिनोर ने डीन की गर्दन काट ली। डीन बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो बाहर चला गया राइफल लेके। एलिनोर ने अपने आप को छुड़ाया और मैक को बोला कि डीन जिंदा है, लेकिन इंजर्ड। डीन फील्ड की तरफ भागा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। जब उसने अपना वेपन उठाया, ऑफिसर्स ने उस पर गोली चला दी, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। आखिरी सीन में एलिनोर अपने सुपीरियर और कैप्टन से मिली। उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा ऑपरेशन कवर अप किया जाएगा और क्रेडिट FBI और गवर्नर को मिलेगा। उन्होंने उसे FBI में एनालिस्ट की पोजीशन ऑफर की, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने डिमांड की कि लैम को मेडल ऑफ वैल्योर पोस्टम्यूसली दिया जाए और उसका पेंशन उसकी वाइफ को मिले। उसने ये भी कहा कि वो स्पेशल
एजेंट बनना चाहती है, सिर्फ एनालिस्ट नहीं। ऑफिशियल्स ने एग्री कर लिया। मूवी एंड हुई जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए और एलिनोर घर आई। वो अब भी लैम्ब्रिज की मौत से उभर नहीं पाई थी और ये मूवी यही खत्म होती है।